नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा कल संसद में उठा और आज आरबीआई गवर्नर ने दो टूक इस पर अपनी राय रख दी। सरकार ने लोकसभा में साफ किया कि क्रिप्टो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानता और इसलिए वैश्विक स्तर पर सहयोग के जरिए ही इसका नियमन यानी रेगुलेशन संभव है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि देश में फिलहाल क्रिप्टो को लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं है। साथ ही सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि देश में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को रजिस्टर नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज आरबीआई गवर्नर मुंबई में थे और उन्होंने कहा कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का एक जरिया करार दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बीते कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। एक समिट को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं और ये पूरी तरह से अनुमान या फिर कहें स्पेकुलेशन पर आधारित है। The origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's 100% speculative activity. And I would still hold the view that it should be prohibited. बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, यानी इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसको किसी भी तरह से रेगुलेशन के लिए भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम रेगुलेशन करते हैं और इसको खुला छोड़ भी देते हैं तो भी ये अगली वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एमके अग्रवाल साहब लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद एमके अग्रवाल जी वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर साहब और आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। बहुत धन्यवाद। शिशिर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स को लेकर के जो एक बिल पेंडिंग है, जिस पर कल भी लोकसभा में लिखित जवाब आया कि अभी उस पर काम जारी है, उसकी स्थिति है क्या? अभी थोड़ा सा समझना चाहेंगे, लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा है। शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये समझना कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इतना विवाद क्यों है। सबसे पहली चीज है कि इसे करेंसी कहना ही गलत है, क्योंकि करेंसी जो है वो एक सॉवरेन की प्रॉपर्टी होती है और हम सभी जानते हैं कि सॉवरेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक फिएट करेंसी है, जिसको कि एक लीगल टर्म के तहत मान्यता दी जाती है। क्रिप्टो के साथ दिक्कत यह है कि ऐसी कोई मान्यता उसे किसी भी सेंट्रल बैंक की तरफ से नहीं मिली हुई। अगर मैं एक खास देश की चर्चा छोड़ दूं तो बाकी दुनिया के किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है। हर जगह पे उसको क्रिप्टो कहते हैं, क्रिप्टो एसेट्स कहते हैं, लेकिन बाजार में प्रचलन में वो करेंसी शब्द उसमें जुड़ जाता है, जबकि करेंसी शब्द जो है वो सरकार की या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक की एक प्रॉपर्टी है। पहली चीज। दूसरी बात कि जब पिछले साल या माफ कीजिएगा इस साल के बजट में जब वर्चुअल डिजिटल एसेट का उसे नाम देकर के उस पर टैक्स लगाया गया और उसके साथ साथ टीडीएस भी लगाया गया, तो यह कहा गया कि जब टैक्स लग गया है तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी देश में लीगल हो गया, लेजिटिमेसी। जबकि हकीकत यह है कि ना तो वो कानूनी है और ना ही गैर कानूनी है। टैक्स लगाने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो कानूनी तौर पर सही हो गया है। जब तक वो कानून में ना लिखा जाए कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है, तब तक उसको ये बात नहीं कही जा सकती। तीसरी बात, सरकार ने कहीं भी क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट उसका नाम दिया। अब बिल की जहां तक बात है, रेगुलेशन की बात है, यहां पर हमको यह समझना चाहिए कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी देश की सीमा को नहीं मानता, किसी भी सॉवरेन को नहीं मानता। तो जब वो नहीं मानेगा तो आप अकेले कानून बना करके बात नहीं चला सकते हैं। आपको एक पूरी वैश्विक स्तर पर जो है एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा और फिर जाकर के एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सभी शामिल हो। वो स्थिति अभी आई नहीं है। यही वजह है कि ये बात अभी बार बार कही जा रही है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क नहीं आ जाता है, कोई देश अकेले कानून इस पर नहीं बना सकता। पर प्रोफेसर साहब, क्या यह संभव है क्या किसी एक मुद्दे पर सभी देशों को एक साथ ले आ पाना? क्या ये संभव है कि हम क्रिप्टो को किसी तरह से रेगुलेट कर पाएंगे? जब आप ब्लॉकचेन के जरिए बाउंड्री लेस एक्सचेंज करते हैं, कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है कि वो कहां से आया, या फिर कहें कि उसको किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी ट्रेस करना काफी मुश्किल है।
क्या हम वाकई सभी देशों को एक मंच पर ला करके इसका रेगुलेशन कर सकते हैं? बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है सर। टैक्स के मोर्चे पर तो हम फिलहाल कर ही नहीं पाए हैं। अजय जी देखिए, मुझे तो कुछ और बात नजर आती है। बात यह है कि भारत ने तो इसको प्रमुखता से उठाया। क्या प्रमुख राष्ट्रों ने, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने इस पर कोई चिंता जाहिर की? प्रश्न यहां उठता है। और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो बहुत सी बातें होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सी कंट्रीज तटस्थ हो। यदि वो कंट्रीज तटस्थ है, खासतौर पर महत्वपूर्ण कंट्रीज या अर्थव्यवस्था यदि वो तटस्थ है, तो एक मंच पर आ ही नहीं सकते। अब रही बात भारत की, भारत यदि इससे जागरूक है तो ये भारत निश्चित तौर पर इसलिए जागरूक है क्योंकि उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है। ठीक उस प्रकार से जैसे भारत टेररिस्ट का सबसे बड़ा शिकार रहा है और कई दशकों का शिकार रहा है, और भारत इस समय भी कॉन्शियस है क्योंकि जिस तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर उभर रही है, चाइना को आप देख रहे हैं, लगातार साउथवर्ड मूवमेंट उसका है। हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज की या बड़ी इकोनॉमीज की, अमेरिकन इकोनॉमी की या बड़ी इकोनॉमीज चर्चा कर चुके हैं। उनकी जो अपनी मोरेल है वो बहुत डाउन है। मैं बहुत उसके डिस्क्रिप्टिव उसमें न जाऊं तो ये कह सकता हूं कि उनकी इकोनॉमी का मोरेल बहुत डाउन है। सेंटीमेंट्स बियॉन्ड मैनेजमेंट लग रहा है। ऐसी कंडीशन में जब भारत इस पर चिंतित है, और चिंतित से ज्यादा वो भारत की अर्थव्यवस्था के उठान को लेकर के जागरूक है, जैसे कोई पीएसएलवी लॉन्च करना है या तो उस प्रकार जब भारत लॉन्च हो रहा है तो उसको एक खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि अक्रॉस बॉर्डर है। ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर डॉलर भी है, लेकिन जैसा शिशिर जी कह रहे हैं, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको कर रहा है। और भारत मान लीजिए जैसे अभी $40 बिलियन की बात आई किसी एक का, अगर $40 बिलियन का 10% भी भारत में हुआ होगा या होता तो सोचिए कितना फर्क आता है। और दूसरी बात अगर यहां पर मैं लेके आता हूं कि आप करेंसी के साइज से उठा करके देखें, भारत में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से इस समय लगभग डबल हो गई है करेंसी। यदि हम क्रिप्टो करेंसी को भी ले लेंगे जिसका हमें पता ही नहीं है, हम अंधेरे में ढूंढेंगे करेंसी कहां आई, और हमारे बड़े बड़े जो है चीजों को लेकर निकल जाएगी और उनको पता नहीं चलेगा। हमारी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, पूरी फिजिकल पॉलिसी एकदम दांव पर लगती हुई नजर आती है। और हम इन्हीं दो पॉलिसीज के माध्यम से आज भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में अपने महत्व देख, इस समय भी आप देख रहे हैं जितना फ्लेक्सिबल होकर के और जितना बहुत तेजी से अपने को एडजस्ट करते हुए इकोनॉमी को आगे ले जा रही है। कभी आरबीआई ने इस तरह से क्वार्टरली बेसिस पर और कभी कभी उससे कम पर भी आकर के रेट्स को रिवाइज नहीं किया, अपने रेट्स को रिवाइज नहीं किया। क्यों कर रही, क्यों ये परिश्रम हो रहा है, क्यों इतना जागरूक है कि अर्थव्यवस्था को प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर मोटिवेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न केवल कोविड के दौरान बल्कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में मंदी की आहट है, ऐसे में वित्तीय स्थिरता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि क्रिप्टो एसेट्स जैसे कोई भी चीज़ हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा भी खतरा पहुंचाए। शिशिर जी, लेकिन आरबीआई शुरू से ही ये कहता रहा है कि इस पर बैन लगना चाहिए, ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सॉवरेन राइट है। आरबीआई के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है करेंसी के साथ डील करना, करेंसी को एक तरह से जारी करना या रेगुलेट करना। बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जबकि थोड़ा सा इसमें ये कहती रही कि रेगुलेशन को लेकर के हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कि उस पर बिल कैसे लाया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। ये डिफरेंस क्यों मोटे तौर पर क्यों है दोनों ही पक्षों की तरफ से, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें? देखिए, आर्थिक नीतियों को आप दो हिस्सों में बांटते रहे हैं, एक आपका मौद्रिक पक्ष है और एक आपका राजकोषीय पक्ष है। जो मौद्रिक पक्ष है मूल रूप से अर्थशास्त्री और अफसरशाही के द्वारा चलाया जाता है, और जो राजकोषीय व्यवस्था है वो मूल रूप से राजनेताओं के द्वारा चलाया जाता है। ये एक व्यवस्था सबको पता है। अब रहा सवाल कि मौद्रिक जो व्यवस्था है वो उसका जो नजरिया होगा वो ये देखेगा कि अर्थशास्त्र में किस चीज को सही माना जाए, किस चीज को सही नहीं माना जाए। जबकि राजकोषीय व्यवस्था में देखेंगे कि सार्वजनिक पैमाने पर उसका क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है। बीते वर्ष अगर आप याद करें, जब इसको लेकर के बहुत पैरोकार हमारे सामने आए थे और सबका यह कहना था कि देश की जो बड़ी आबादी, जो युवाओं की आबादी है, उसने इसमें खुल करके पैसा लगा रखा है। तो अब उस वर्ग को क्या आप
उदास करना चाहते हैं? क्या आप उस वर्ग को जो है गुस्सा दिलाना चाहते हैं इस तरह का कोई कदम उठा करके? यही वजह है कि अगर आप याद करिए तो पिछले साल और इस साल के शुरुआत में भी एक बिल लिस्ट हुआ जो कि कहा गया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए और एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के लिए बिल लाया जाएगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की व्यवस्था फाइनेंस बिल के जरिए आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके ला दिया गया, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगाने की बात थी, वो बिल नहीं आई। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि राजकोषीय व्यवस्था में जो एक राजनीतिक जरूरत थी वो इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। तो आपने उसका एक तोड़ निकाला। तोड़ क्या निकाला? टैक्स लगा दो। कितना आप हतोत्साहित कर सकते हो कि कोई उसमें कारोबार ना करे। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं कि जो कि बताता हूं मैं, जो कि भी संसद में रखा गया कि टीडीएस से 1 जुलाई से टीडीएस लगना शुरू हुआ है। 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक सिर्फ 60 करोड़ रुपए आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो का वॉल्यूम क्या है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो आप दुनिया के तमाम बाजारों में आप देख लें, अभी भी एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया कि 3000 तरह के जो क्रिप्टो थे वो फेल हो गए। तो ये सारी बात इस बात की ओर इशारा करें कि जो स्थिति भारत ने जिस चीज को सोचा वो दुनिया में अब दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर हमारी जरूरत यह है कि राजनीतिक स्तर पर भी एक मत बनाया जाए कि इसको हमें पाबंदी करना है या पाबंदी नहीं लगाना है। रिजर्व बैंक का स्पष्ट नीति है और वो शुरू से ये कहता रहा है कि इसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। वो उन्होंने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कहते हैं ना, कानून बनाने का अधिकार एक अलग व्यवस्था में है, वो मौद्रिक व्यवस्था में नहीं है। प्रोफेसर साहब, जिसका आप जिक्र शुरू में कर रहे थे, शायद इतनी बड़ी जो क्रिप्टो की व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बड़े कॉरपोरेट्स और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जब ऑडिट फर्म्स अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ जुड़ी हुई बताई जाती हैं और उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है क्रैश कर जाता है, फिर वो ऑडिट फर्म अपने आप को सभी क्रिप्टो फर्म से अपने आप को अलग कर लेती है, तो ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत या फिर कॉर्पोरेट ताकत इस पूरी व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रही है। अचानक एक ऐसा दिन आता है मई जून जुलाई में, मुझे लगता है कि बड़े कॉइन, टेरा कॉइन जैसी एक बड़ी कॉइन बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा डर लगता है इस चीज को लेकर कि जब बड़ी एजेंसीज या बड़े देश इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत या फिर ये कोऑर्डिनेटेड जो रेगुलेशन की बात हो रही है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि होगा कैसे। अभी G20 में बात चल रही है कि शायद उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकर के आएंगे। मान लीजिए G20 सहमत भी हो जाता है, कंसेंसस बन भी जाता है, तो भी पूरी दुनिया तो इसमें शामिल नहीं होगी और कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा किसी आइलैंड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता निकालने का, फिर हम जांच करते रहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इतना बड़ा पैरेलल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हुआ ग्लोबल लेवल पर। मैं कहता हूं किसी भी फोरम में इसकी चर्चा नहीं हो रही। जो आपने एक विशेष राष्ट्र की चर्चा करी और उनका इंटरनल डायमेंशन की बात करी, तो वहीं से क्लियर होता है, जिसकी ओर मैंने शुरू में इशारा किया, कि कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट है। क्यों है वो भी मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि इस तरह की वायरस है, ये भी एक तरह का वायरस है, मॉनेटरी वायरस है, जो कभी कभी लॉन्च किया जाता है, प्लांट किया जाता है और उसके भी अपने रीजन्स होते हैं। सारी लड़ाई यूक्रेन और रशिया की तरह नहीं होती कि खुल करके हो रही हो और आज के जमाने में जो ट्रेडिशनल वार कहते हैं उस तरह से। ये भी एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वार का एक तरीका हो सकता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मेरा एक मानना यह है कि भारत यदि बैन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है हर किसी को इस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हमारी अर्थव्यवस्था की करेंसी का डायमेंशन इतना बड़ा नहीं है जितना कि क्रिप्टो का हो चुका है, और कितना हो चुका है ये तो पता भी नहीं, लेकिन जितना भी हो चुका है, मैंने पहले कहा है कि जो हमारा 30 लाख करोड़ के ऊपर का जो करेंसी है वो इसको नहीं झेल पाएगा। जिस तरह का अगर ऑनस्लॉट हुआ कभी, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश जैसा शरीका राज्य लाखों करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि फरवरी में आप भी यहां पर हो और देखें कि किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां डेंट लगाया। मैं डेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि आज दास साहब ने, आरबीआई गवर्नर साहब ने इस्तेमाल किया, फिर उसका उन्होंने काउंटर दिया
और काउंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। काउंटर उन्होंने जो दिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का दिया, और वो क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने बताया कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है उससे कम होगा, ये होगा, सारा स्मूथनेस बताया। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं, भारत एक महत्वपूर्ण अग्रणी राष्ट्र है, अर्थव्यवस्था है, जिसने इस प्रकार की डिजिटल करेंसी को प्रॉपरली लॉन्च किया। ठीक है, अभी उसके लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर रहे हैं। इसके मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की करेंसी के ग्लोबलाइजेशन पे। तो वहां पर ये चैलेंज पोज कर सकता है, और हमारी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं, देखिए कहां से वायरस कहां अटैक करता है, कोरोना में देख ही लिया हमने, तो ये क्रिप्टो कहां अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। बेहतर यह है कि वी शुड सेफगार्ड 100%। हम कम वायरस से ज्यादा वायरस की बात ही क्यों करें, हमें तो वायरस चाहिए ही नहीं। लेट्स गो बाय दैट कोरस, एंड प्रोबेबली जो हमें अपनी डिजिटल करेंसी है उसको और डीपली, मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर साहब थोड़ा इकोनॉमिकल थे उसके कई डायमेंशंस के और उसकी यूटिलिटी के और उसके आगे की महत्वाकांक्षा बताने में, आज मुझे लग रहा है काफी दिनों से। लेकिन हम लोग जो उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर इंटरनेशनल करेंसी इन वेरी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सुशील जी, आपको भी लगता है कि ये जो हमने सीबीडीसी की शुरुआत की है, और भारत चुनिंदा ऐसे देशों में है जहां पर इसकी शुरुआत की गई, बहुत सारे देशों में कभी केवल पायलट पे अभी काम चल रहा है, ऐसे में शायद हम पहले से प्रीएम्प्ट कर चुके हैं कि क्रिप्टो का जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक लॉस, वो बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है। क्रेडिट स्वैप जैसी जो समस्याएं पहले हम देख चुके हैं, शायद वो कहीं की इकोनॉमी को धराशायी करने की क्षमता रखता है, और भारत पूरी दुनिया को ये लीड दे रहा है कि आप भाई सीबीडीसी की तरफ बढ़िए, और जिस तरह से डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड होता है, आप सीबीडीसी के जरिए एक्सचेंज करना शुरू कीजिए और ये क्रिप्टो को थोड़ा सा साइड में रखिए। देखिए, अगर दुनिया के पूरे वैश्विक कारोबार को हम देखें तो लगभग 40% जो ट्रेड है वो डॉलर में सेटल होता है, यानी कि अभी आपके पास 60% की गुंजाइश अभी है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी बात करें कि हम लोग डी डॉलराइजेशन पे जाएं, ताकि कि डॉलर के जगह पे कोई और करेंसी लेकर के चले। तो अब वो करेंसी कौन हो सकती है? तो एक करेंसी के तौर पे देखा जाए तो इंडियन रुपी है। आपने याद होगा कि कुछ समय पहले किस तरीके से इंटरनेशनल सेटलमेंट में रुपी का यूज हो, इसके लिए गाइडलाइंस भी इशू किए गए थे। अब सीबीडीसी का जो है, सीबीडीसी को हमको ये भी समझना चाहिए कि सीबीडीसी का दो स्वरूप है, एक सीबीडीसी डब्ल्यू, एक सीबीडीसी आर है। हम लोग जो सीबीडीसी डब्ल्यू की बात करें वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कम से कम टाइम में और कॉस्ट इफेक्टिव वे में अगर ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है तो वो करेंसी बेटर होगी। अब जरूरत ये बात है कि वो करेंसी इतना, एक जिसे कहा जाए कि वो चैलेंज कर सके, इतनी मजबूती उसमें आ सके कि वो चैलेंज कर सके। तो जैसा मैंने कहा कि 60% की गुंजाइश तो अभी है मेरे पास, और उसके बाद उस 40% में भी सेंध लगाने की गुंजाइश बन जाएगी जब हम हमारी अपनी करेंसी को उस मजबूत स्थिति पे ला पाएंगे। ये समय लगेगा, ये रातों रात नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है जिससे कि आप सेटलमेंट में कर सकें, और सेटलमेंट कम से कम समय में कम से कम लागत पर कर सकें, तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन में ये काफी मददगार हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सीबीडीसी डब्ल्यू इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो शायद हम एक ऐसे एक नए इकोसिस्टम की तरफ अब कदम बढ़ा रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हो सकता है जो ट्रेड हो सीबीडीसी टू सीबीडीसी हो, और बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि डॉलर का डिनोमिनेशन बना रहे, पूरी दुनिया में डॉलर का दबदबा बना रहे, और शायद वो इकोनॉमीज इंडिया के साथ उस सेम पेज पर आ सकती हैं जहां सीबीडीसी को लागू करने की बात है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं खास चर्चा में। आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट कहा है कि अगला क्राइसिस हो सकता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आए। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें।
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। अगर 2022 की बात करें तो क्रिप्टो के लिए ये साल बहुत ही बुरा रहा। देखें, बिटकॉइन 60% गिरा, इथेरियम करीब 65%, कोर्नाडो 74% गिरा, डॉजकॉइन 45% और मई 2022 आया तो लूना नाम की एक करेंसी, जिसको स्टेबल करेंसी कहा जाता है, पूरी तरह से क्रैश हो गई। ऐसे में निवेशक ये समझने लगे कि अगर स्टेबल कॉइन क्रैश हो सकता है, एक्सचेंज पूरे के पूरे दिवालिया हो सकते हैं, तो फिर ये सिस्टम जा कहाँ रहा है। लेकिन अब भी भारत में ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इन्वेस्ट किया है और बहुत सारे लोग तो इस बात पर पछता भी रहे हैं कि हम समय रहते उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो तो सभी को एक तरह से आकर्षित करते हैं और वही एक वजह है जिसने एक अल्टरनेट मॉडल खड़ा करने का काम किया, एक सपोर्ट बेस खड़ा करने का काम किया क्रिप्टो को, क्योंकि रिटर्न बहुत आकर्षक थे कुछ लोगों के लिए जो रातों रात मिलेनियर बन गए। मेरे साथ प्रोफेसर साहब बने हुए हैं लखनऊ से, विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं, और शिशिर सिन्हा जी स्टूडियो में। प्रोफेसर साहब, लास्ट वर्ड इस प्रोग्राम में। अगर आरबीआई गवर्नर इतने स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि साहब इसको रेगुलेट करना भी नहीं है, अगर आप इसको रेगुलेट करके भी छोड़ देते हैं तो भी ये डिजास्टर्स ही साबित होगा और पूरी दुनिया में कहीं भी क्रैश कर सकता है। इसका मतलब माना जाए कि अब हम क्रिप्टो शायद अब रेगुलेट या नहीं होगा, या क्रिप्टो जैसी कोई चीज, प्राइवेट क्रिप्टो जैसी कोई चीज भारत में नहीं होगी। वायरस ये बिल्कुल ना रहे तो बहुत अच्छा है। डोरमेंट वायरस भी खतरनाक होता है, तो रेगुलेटेड क्रिप्टो बहुत हार्मफुल होता है। और मुझे लगता है कि सरकार रेगुलेट करे उसके पहले क्रिप्टो ने खुद सुसाइडल स्टेप लेकर के जो क्रैश किया है 2022 में, तो मुझे लगता है कि जिसकी और शिशिर जी एक बता रहे थे पॉलिटिकल, उसका एक इम्पैक्ट होता, बिल्कुल होता, मैं मानता हूं। तो अब कम से कम आम पब्लिक भी समझ रही है कि क्रिप्टो में नहीं लगाना चाहिए। और जिस प्रकार से पब्लिक अवेयरनेस आ रही है, बार बार रिजर्व बैंक इस बात को कह रहा है कि ये सेफ नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए सेफ नहीं है, निजी स्तर पर सेफ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस जो चाहती, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट में भी एक इकोसिस्टम ये बना हुआ है कि पहले एक जन जागरण अभियान किया जाए और उसके बाद बड़े स्तर पर उसको जो है क्रश किया जाए। तो ये मान करके चलिए इसको बैन होना ही है, क्योंकि बहुत से क्रिप्टो खुद आउट हो रहे हैं जी। और ये जिस प्रकार से चल रहा है, डॉलर के लिए भी देर से देर खतरा है। ऐसा मत समझिए डॉलर के लिए नहीं है, ये डॉलर के लिए भी है, लेकिन मैं भारत जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई ऐसा क्रैश आ जाए कि उसके सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। तो ये देखने की बात है और इसको बैन होना चाहिए जितनी जल्दी होगा। और सीबीडीसी मुझे लगता है बहुत तेजी से एक अपना स्वरूप ले रहा है और लेगा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त देने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही। शिशिर जी, लास्ट वर्ड इस प्रोग्राम में। असमंजस की स्थिति किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। कब तक क्लैरिटी आ जाएगी क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर के, क्योंकि आप संसद भी ट्रैक कर रहे हैं, कब तक कानून हमारे सामने आ पाएगा? शायद पब्लिक कमेंट के लिए आ जाए, कम से कम कुछ तो जनता के बीच में आए। देखिए, अब जो बजट आएगा तो 1 साल पूरे हो जाएंगे क्रिप्टो के ऊपर जो कर लगाया गया है, और उसका असर जो है उसको मापने का हमारे पास तरीका है। अब चूंकि G20 के ऊपर चर्चा भी चलेगी,
वहां पर आपके पास एक ड्राफ्ट तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि अगले साल 2023 के मध्य में हम एक ड्राफ्ट देखेंगे और जिस ड्राफ्ट पर एक कंसल्टेशन शुरू होगा और फिर जाकर के उसके बाद के बजट में शायद उम्मीद करें कि इसको लेकर के कुछ कड़े फैसले जो हैं, सख्त फैसले जो हैं वो लिए जा सकेंगे। बहुत धन्यवाद शिशिर जी, वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज नाइट, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।